हिंदवी स्वराज के सरसंस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करता हूं। भारतीय संविधान के रचयिता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इन्हें वंदना अर्पित करता हूं। और आज हिंदी पत्रकारिता की 20 शताब्दी के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री भाई ब्रजेश पाठक जी, मंगल प्रभात लोढ़ा जी, अमित साटम जी, राजन सिंह जी, संजय उपाध्याय जी, मुरजी पटेल जी, राजेंद्र प्रताप सिंह जी, पवन त्रिपाठी जी, संजय पांडे जी, प्रोफेसर राम मोहन पाठक जी, आदित्य दुबे जी, विजय सिंह जी, संतोष आर्यन सिंह जी, ज्ञान प्रकाश सिंह जी, मंचासीन सभी महानुभाव, यहाँ पर उपस्थित जिनका हमने सम्मान किया, ऐसे वरिष्ठ पत्रकार गंगाधर ढोबळे जी, हेमंत तिवारी जी, श्रीमती कुमुद चावरे जी, अवधेश व्यास जी, प्रसिद्ध अभिनेता विनीत कुमार सिंह जी, उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मुझे बहुत खुशी है कि हिंदी पत्रकारिता को 200 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारे मुंबई में हिंदी पत्रकार संघ ने ये बहुत ही भव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। और इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पधारे, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में विशेष रूप से जब से पत्रकारिता शुरू हुई और जिसका बार बार यहाँ पर उल्लेख हुआ कि जो पहला हिंदी अखबार बंगाल में निकला और जिस समय बंगाल में अंग्रेजों के शासन में अंग्रेजी अखबार और फारसी और बंगाली इनके लिए सरकार मदद करती थी, ऐसे समय जब मार्तंड की शुरुआत हुई तो वहां एक हिंदी अखबार निकालना ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा काम था। लेकिन वहां से जो शुरुआत हुई उसके बाद देश के विमर्श को लगातार दिशा देने का काम हमारी हिंदी पत्रकारिता ने किया है। और हम लोगों ने देखा कि भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में जो हमारे नायक रहे, जो हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने वाले जो हमारे सेनानी रहे, इनमें से कई लोग ये हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से और हिंदी दैनिकों के पत्रों के माध्यम से लोगों में विमर्श को तैयार करते थे और स्वतंत्रता की अग्नि को प्रज्वलित करने का काम करते थे। इसलिए निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि जब हिंदी पत्रकारिता को 200 साल पूरे हो रहे, ऐसे समय कुछ लोगों का सम्मान होना ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज जिनका हमने सम्मान किया, गंगाधर ढोबळे जी, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे जो पिताजी थे उनके साथ उनकी दोस्ती थी, क्योंकि वो तो मूलतः केड़वत के हैं, तो नागपुर के हैं। और उन्होंने कहा कि मेरे मित्र के बेटे के हाथों से मेरा सम्मान हो रहा है, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि उनका आशीर्वाद, ये पिता का आशीर्वाद मुझे आज प्राप्त हुआ है। और उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति लखनऊ के हमारे हेमंत तिवारी जी हैं, और कुमुद जी को तो हम बहुत सालों से हमारे मंत्रालय में, विधान भवन में और महाराष्ट्र में पत्रकारिता करते हुए हमने उनको देखा है। और महाराष्ट्र की राजनीति की नब्ज जिनको मालूम है, ऐसी कुमुद चावरे जी हो या फिर
अवधेश व्यास जी जो नवभारत टाइम्स के पूर्व संपादक रहे हैं, उनका भी आज हमने सम्मान किया है। और विशेष रूप से हम लोगों ने विनीत कुमार सिंह जी का सम्मान किया है, जिन्होंने बहुत ही हम सबको एक प्रकार से केवल मनोरंजन नहीं, तो जिस प्रकार से उन्होंने कवि कलश की भूमिका को निभाया। और किसी ने सही कहा कि अभी जब यहाँ पर वो कविता कह रहे थे तो इस सभागार में ऐसा कोई नहीं था जिसके रोंगटे खड़े नहीं हुए। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो अनुभव है, जो अनुभूति है, और जो एक छत्रपति संभाजी महाराज की ऊर्जा है, उस ऊर्जा को फिर एक बार प्रवाहित करने का काम विनीत जी आपने किया। तो मैं हमारे पत्रकार संघ के जो सभी पदाधिकारी है उनको ये कहना चाहूंगा कि आपने इस 200वें वर्षगांठ पर जिन लोगों को सम्मान के लिए चुना है वो बहुत अच्छे नाम है और इन लोगों ने बहुत सेवा की है। मैं सभी को बधाई देता हूं और निश्चित रूप से उनकी सेवा इसी प्रकार से अविरत चलती रहे, ऐसा ईश्वर के चरणों में प्रार्थना भी करता हूं। हम सभी लोग जानते हैं कि जिनको हिंदी पत्रकारिता का भीष्माचार्य कहा जाता है, ऐसे बाबूराव पराड़कर जी मूलतः कोंकण के थे और बाद में उत्तर प्रदेश में जाकर जिस प्रकार से बाबूराव जी ने हिंदी पत्रकारिता की सेवा की और उसके बाद हिंदी पत्रकारिता के विकास में उनका जो योगदान रहा है, मैं ऐसा मानता हूं वो बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का योगदान है। और निश्चित रूप से ये जो एक प्रकार से महाराष्ट्र का और उत्तर प्रदेश का और विशेष रूप से हिंदी और मराठी का रिश्ता है, वैसे तो जैसे छत्रपति संभाजी महाराज के साथ कवि कलश थे, वैसे ही जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करना था और उस समय जो देश के जाने माने विद्वान है उनमें से कोई आकर उनका सम्मान करे, इस प्रकार की बात आई, तो उस समय काशी से गागा भट्ट जी को बुलाया गया, जिन्होंने आकर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया। लेकिन यह भी मैं कहना चाहता हूं कि रिश्ता तब शुरू नहीं हुआ। ये रिश्ता ऐसा है कि गागा भट्ट जी का परिवार भी महाराष्ट्र से ही जाकर काशी में बसा हुआ था। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ज्ञान की धारा ये महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की बहुत सदियों से बहती हुई आई है। और जैसा ब्रजेश पाठक जी ने बताया कि हमारी जो भाषाएं, हिंदी हो मराठी हो, ये भाषाएं भी जो संस्कृत को अपनी मां मानती है, जो देवनागरी लिपि में जिन भाषाओं ने एक प्रकार से अपनी लिपि को तैयार किया है। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि आपको अगर मराठी और हिंदी ये कैसे लिखना, इसमें आप ज्यादा पढ़े नहीं होंगे, तो बहुत सिंपल है। जहां हिंदी में ई की मात्रा बड़ी है वहां मराठी में छोटी कर दीजिए, जहां ऊ की मात्रा छोटी वहां बड़ी कर दीजिए, इतना ही फर्क है, उससे ज्यादा फर्क नहीं है। इसलिए ये दोनों भाषाएं भी बहुत, मैं ऐसा मानता हूं कि एक दूसरे के बहुत करीब है। और एक बहुत अच्छी बात ब्रजेश जी ने कही, ये हमारी जो भारतीय भाषा है या जो हमारी मातृभाषाएं है, ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति के रूप में हमारी भारतीय संस्कृति को देखा जाता है। और दुनिया ये मानती है कि कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन, एक सभ्यता जो कभी खंडित नहीं हुई, अखंडित सभ्यता के रूप में भारत से पुरानी सभ्यता कोई नहीं है। और इस अखंडित सभ्यता को अगर समझना है, आप भारतीय भाषा में ही उसको समझ सकते हैं, आप किसी दूसरी भाषा में नहीं समझ सकते। क्योंकि जिस समय दूसरी भाषाओं का जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय भी इस भारत में भाषाएं थी। वो भाषाएं अपना इतिहास लिखती थी, वो भाषाएं अपनी संस्कार, अपनी संस्कृति को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम करती थी। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अगर दुनिया का इतिहास देखिए तो दुनिया में दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं दिखती है, एक विकसित अर्थव्यवस्था और दूसरी विकसनशील अर्थव्यवस्था। और एक बात देख लीजिए, जितने विकसित राष्ट्र है उनमें उनके पढ़ाई का माध्यम उनकी मातृभाषा है, और जितने विकसनशील राष्ट्र है इनमें उनके ऊपर जिन्होंने राज किया उनकी भाषा में लोग पढ़ रहे हैं, वो मातृभाषा में नहीं पढ़ते हैं। इसलिए मातृभाषा में जो पढ़ रहे हैं वो आगे निकल गए, और जो थोपी हुई भाषा में पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी लड़ रहे हैं कि हम
विकसित होना चाहते हैं। आप देखिए, जर्मन में जाइए, जर्मनी में तो जर्मन भाषा में ही पढ़ना पड़ता है, जापान में जाइए तो जापानी भाषा में पढ़ना पड़ता है। चीन ने भी ये ध्यान में लिया और चीनी भाषा में वो लोग वहां पढ़ते हैं। फ्रांस में जाइए तो फ्रेंच भाषा में पढ़ना पड़ता है। अब अमेरिका और इंग्लैंड की भाषा ही अंग्रेजी है तो वहां अंग्रेजी में पढ़ना पड़ता है। तो दुनिया के विकसित राष्ट्रों ने, कोरिया में कोरियन भाषा में पढ़ना पड़ता है। हम ही लोग हैं कि जिन लोगों ने धीरे धीरे अपनी भाषाओं को पीछे रखकर हमको ये लगा कि अंग्रेजी में पढ़कर ही हम साहब बनेंगे, और साला में तो साहब बन गया, गाना हमने बोल दिया, साहब बने ही नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज जो प्रधानमंत्री जी ने हमारी मातृभाषा को एक प्रकार से सम्मान देने की बात की, और मातृभाषा में पहली बार हमारे देश के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे विकास में एक बहुत बड़ा फायदा होगा। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि जो अमित जी ने यहाँ पर कहा कि भाषा ये तो संपर्क का ही माध्यम है, विवाद का माध्यम कभी हो ही नहीं सकता। और मैं तो ये मानता हूं कि बहुभाषी होना ये भी अपने आप में आज बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी मातृभाषा को तो हमने सीखना ही चाहिए, क्योंकि मातृभाषा नहीं आएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम एक बहुत ही नैसर्गिक इस प्रकार की ज्ञान प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। इसलिए मातृभाषा तो आनी ही चाहिए, लेकिन मातृभाषा के साथ कोई और हमारे देश की भाषा अगर हम लोग सीखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि देश का ये जो ज्ञान है उस ज्ञान को हम निश्चित रूप से बटोर पाएंगे। आज देखिए, इस देश में इतनी विविधता है और हर भाषा ने हमको इतना साहित्य दिया है, इतना विचार दिया है, इतने प्रकार के एक प्रकार से हम लोग, चाहे वो संगीत हो चाहे नाटक हो, हर क्षेत्र में, और साहित्य का क्षेत्र तो इतना, मैं ऐसा मानता हूं कि समृद्ध सारी भाषाओं ने किया है। और विशेष रूप से हिंदी तो ऐसी भाषा है, हमारे देश में हमने राष्ट्रभाषा का दर्जा देश की सारी भाषाओं को दिया है। मराठी भी राष्ट्रभाषा है, तमिल भी राष्ट्रभाषा है, तेलुगु भी राष्ट्रभाषा है, लेकिन राजभाषा का दर्जा ये हमने देश में हिंदी को दिया है। और एक प्रकार से संपर्क का सूत्र बनाने का कार्य इस देश में हिंदी करता है। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि हमारे देश की सारी भाषाएं, आज देखिए जो हमारी तमिल भाषा है, इस तमिल भाषा में जो साहित्य तैयार हुआ है, तमिल भाषा में जो ज्ञान है, आज तमिल ये दुनिया की, क्योंकि संस्कृत तो बहुत पुरानी भाषा है, लेकिन संस्कृत तो रोज की बोलचाल की भाषा नहीं है। बोलचाल की भाषाओं में दुनिया में सबसे पुरानी भाषा अगर कोई होगी तो तमिल भाषा है, और उसमें इतना ज्ञान है। लेकिन अगर हम लोग भाषाओं का विरोध करेंगे, भाषाएं नहीं पढ़ेंगे, भाषाओं पर विवाद करेंगे, तो इससे शायद किसी को वोट मिल जाएगा, किसी को कुर्सी मिल जाएगी, लेकिन देश का ज्ञान समाप्त हो जाएगा। देश के ज्ञान की ये जो परंपरा है, उस परंपरा को हम लोग अपने आने वाली पीढ़ियों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए सभी भाषाओं का सम्मान हो, और विशेष रूप से हिंदी जैसी भाषा, जिस भाषा ने हमारे स्वतंत्रता की लड़ाई में भी एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, हमारे देश के विमर्श को लोगों तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, मैं ऐसा मानता हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और विशेष रूप से जैसे मेरा 6, 7, 8 साल पुराना भी एक वीडियो हमने यहाँ पर देखा, तो मैं ये मानता हूं कि आज पत्रकारिता के सामने बहुत चुनौतियां हैं, क्योंकि माध्यम इतने बदले हैं। पहले हम लोग जानते थे कि प्रिंट मीडिया था, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, अब डिजिटल मीडिया, और फिर उसके बाद सोशल मीडिया। अब ये सारे लोग, मतलब पहले तो आप सब जो यहाँ बैठे हुए पत्रकार हैं, आप ही पत्रकार थे, अब हम भी पत्रकार बन गए। हम भी रोज खबर फैलाते हैं, हम भी रोज खबर ट्वीट करते हैं, हम भी रोज खबर फेसबुक पर डालते हैं, हम ही अपना फोटो खिंचवा कर उसके नीचे हम ही खबर बनाते हैं और उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इतने चैलेंजेस आज पत्रकारिता के सामने खड़े हुए हैं। सवाल ये नहीं है कि कोई खबर कितनी वायरल होती है, सवाल ये है कि उस खबर में ऑथेंटिसिटी कितनी है। किसी भी खबर का मूल्य जो है उसके वायरल होने पर नहीं है, वो खबर कितनी सच्ची है, वो खबर कितनी यथार्थ के साथ तैयार हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आज तो हम लोग देखते हैं, विशेष रूप से
मेरी शिकायत तो डिजिटल मीडिया के साथ है। मैं तो हमेशा मजाक में बोलता हूं कि अगर 5-6 पत्रकारों को लेकर बैठ जाऊं और ऐसे मजाक में मैं बोल दूं कि अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का न्योता मुझे भी आया था, एक तो ऐसा निकलेगा जो क्वेश्चन मार्क डालकर लिख देगा वहां पर कि अमेरिका का राष्ट्रपति का न्योता देवेंद्र फडणवीस को आया था, क्वेश्चन मार्क। तो ये जो मुझे लगता है कि एक प्रकार से संक्रमण की अवस्था है। मैं नहीं मानता कि ये कोई अंतिम अवस्था है। संक्रमण की अवस्था से आज ये जो सारी पत्रकारिता गुजर रही है, लेकिन देखिए अंत में तो जो असली सोना होता है वही चमकता है, कितना भी उसको आग में आप तपा लो। मैं ये मानता हूं कि आने वाले दिनों में इन सारी जो ये चैलेंजेस है, चुनौतियां है, इन चुनौतियों का सामना करते हुए हमारी पत्रकारिता फिर एक बार उन्हीं मूल्यों पर स्थापित होंगी जिन मूल्यों पर वो खड़ी हुई है। क्योंकि पत्रकारिता ये हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसलिए बना, ये कहीं पर भी संविधान में चौथा स्तंभ नहीं है, लेकिन हमने संविधान के 3 स्तंभों के साथ चौथे स्तंभ का दर्जा इसको इसलिए दिया क्योंकि हम ये मानते थे कि इनमें से 3 मूल्य कभी भी पथभ्रष्ट होंगे, ये 3 स्तंभ कभी भी पथभ्रष्ट होंगे तो उनको मूल्य सिखाने का काम ये चौथा स्तंभ करेगा, इसलिए हमने उसको चौथे स्तंभ का एक दर्जा दिया है। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि जिस समय उदंत मार्तंड की शुरुआत शुक्ल जी ने की, उस समय जिन मूल्यों को लेकर ये पत्रकारिता चली, जिस समय पराड़कर जी ने हिंदी पत्रकारिता को या जाम्बेकर जी ने महाराष्ट्र में मराठी पत्रकारिता को जिस समय उसकी शुरुआत की, उस समय जिन मूल्यों के साथ हमने पत्रकारिता को स्थापित किया, उन्हीं मूल्यों की ओर वापस जाने का प्रयास हम सब लोग मिलकर करें। यही आज के समय में अपेक्षा करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हमारी पत्रकारिता प्रगल्भता के साथ हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगी। और निश्चित रूप से जो इन पत्रकारों का हमने स्वागत किया, सम्मान किया है, इन्होंने जो अपने जीवन में कार्य किया है, उससे अन्य हमारे पत्रकारों को भी बहुत प्रेरणा मिलेगी, युवा पत्रकारों को भी प्रेरणा मिलेगी। आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। 200 साल ये जो पूरे हुए, इसके लिए आपने ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया और उसमें मुझे निमंत्रित किया, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।